दोस्तों, अब तक हम लोगों ने दूसरी इकाई भाषा के विविध रूपों में से बोली को देखा। बोली क्या है, बोली की परिभाषा क्या है, बोली एक का परिचय क्या हो सकता है। जैसे भाषा जब किसी सीमित क्षेत्र में केवल घरेलू रूप में जानी पहचानी या प्रचलित रहती है, तब वह बोली कहलाती है। और बोलने वालों की केवल साधारण बातचीत का ही वह एक प्रारूप रहता है और उसे हम बोली कहते हैं। तो यह के बोलियों के महत्व प्राप्त होने के कारण भाषा बन जाती है। और फिर यह भाषा कैसे बनती है यह भी देखा हमने कि कुछ बोलियां जब अपनी अन्य सहयोगी बहनों से बिल्कुल अलग हो जाती है। मतलब अपनी एक खास विशेषताओं को लेकर जब अन्य बोलियों को रोनती हुई एक बोली आगे बढ़ जाती है, तो वह बोली अपने आप में अलग हो जाती है ना। फिर दूसरी है साहित्य की श्रेष्ठता के कारण। फिर आगे है धार्मिक श्रेष्ठता के कारण। साहित्य की श्रेष्ठता की बातें हमने आपको बताई थी कि जैसे संत श्रेष्ठ तुलसीदास जी हैं, वो तो संस्कृत भी जानते थे, बट उन्होंने जो साहित्य लिखा वह साहित्य उन्होंने अवधी इस बोली में लिखा। क्यों लिखा? यदि हम तुलसीदास जी के श्री रामचरितमानस को उठाते हैं, तो श्री रामचरितमानस उनका ऐसा काव्य है कि जिसके माध्यम से वह संस्कृत को भी डाल सकते थे वहां पर, लेकिन उन्होंने संस्कृत को नहीं डालते हुए अवधी बोली में डाला। इसलिए डाला ताकि वहां का जो जनमानस है उस साहित्य को समझ पाए, है ना। दूसरा है धार्मिक श्रेष्ठता के कारण। तो अपने अपने आराध्य का जो भगवान जिससे जो व्यक्ति चाहता है और उसकी नींव परिपक्व करने के कारण हम धार्मिक श्रेष्ठता को भी एक उच्चतम दायरा दे पाते हैं। जिस प्रकार से यदि हम श्री कृष्ण की बातें करते हैं या श्री राम की बातें करते हैं, तो श्री कृष्ण के जो अपनाने वाले आराध्य थे उनमें थे सूरदास जी, है ना। तो सूरदास जी ने कहा कि जैसे उनका जो साहित्य है वह ब्रज बोली का साहित्य है। उन्होंने श्री कृष्ण की बातों को बतलाने के लिए ब्रज बोली को आत्मसात किया। फिर वह धार्मिक श्रेष्ठता पूरी तरह से जनमानस तक फैल गई और वह जो ब्रज बोली थी वह ब्रज भाषा बन गई। फिर अगले आगे हमने देखा कि बोलने वालों का महत्वपूर्ण होना ही बोली को महत्वपूर्ण बना देता है। जिस प्रकार से हम अनेकानेक रूपों में बोली को आत्मसात करते हैं और जितना हम महत्व उस बोली को देते हैं ना, तो वह बोली ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। और जब वो बोली ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है, तब वो बोली भाषा बन जाती है। अब नेक्स्ट है हमारा कि बोली का प्रमुख या सबसे बड़ा होने का कारण है उसकी राजनीति। मतलब जैसे कि राजनीतिक क्षेत्र में भी यहाँ इस जगह पर हम पाते हैं कि जैसे राजनीति का क्षेत्र है, तो उस राजनीति में भी जहाँ पर उस बोली को मान्यता मिल जाती है, बोली के रूप में उसे आत्मसात किया जाता है, तो उसे भी राजनीति के तौर पर भी बोली का सबसे प्रमुख कारण हो जाता है कि वह भाषा बन जाती है। अब उसके बाद में हमने देखा नेक्स्ट स्लाइड्स में हम प्राप्त कर रहे हैं कि जैसे बोली भाषा बन जाती है ना। तो बोली भाषा कैसे बनती है इसे तो देख लिया, बट परिनिष्ठित भाषा क्या होती है? अब परिनिष्ठित भाषा को हम आदर्श भाषा, मानक भाषा या स्टैंडर्ड लैंग्वेज के रूप में भी जानते हैं। अब यह जो भाषा है यह वो भाषा अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे पूरी परिनिष्ठित भाषा पूरे एक किसी क्षेत्र की प्रतिनिधि भाषा के तौर पर पाई जाती है, या कामकाज के क्षेत्र में वह पाई जाती है, यह भी हमने आपको बताया था। और खास तौर पर यहाँ पर के उसका विकास क्रम होता है। यह विकास क्रम कैसे होता है कि सर्वप्रथम तो व्यक्ति बोली होती है, उस व्यक्ति बोली की फिर वह उपबोली होती है, फिर उपबोली जब विकसित हो जाती है तो वह भाषा का रूप धारण करती है। जैसे हमने आपको बताया था कि महाराष्ट्र की मराठी है, तो मराठी ये भाषा है। क्योंकि मराठी भाषा के अंतर्गत अलग अलग प्रकार की कई बोलियां पाई जाती है, जैसे खानदेशी है, कोंकणी है, अहिरानी है, पुनेरी है। तो जब यह पुनेरी बोली विकसित हो जाती है ना, तो उपबोली कहलाती है। तो यही उपबोली एक दिन मानक या आदर्श या स्टैंडर्ड लैंग्वेज के रूप में क्यों अपनाई जाती है? क्योंकि धर्म के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में या अन्य सहचरी जो उनकी सहयोगी बोलियां हैं उन सबसे वह भिन्न हो जाती है। इस कारण वह बोली भाषा का रूप धारण कर लेती है। और कई ऐसे उपादान है और ऐसे कई कार्य है कि जिसका उपयोग, इस भाषा का जो उपयोग होता है वह शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए या सरकारी तथा गैर सरकारी कामकाज के लिए, समाचार पत्र के लिए या प्रसार माध्यमों के लिए भी उसका उपयोग किया जाता है निरंतर रूप से।
और जब यह इस सभी चीजों का उपयोग किया जाता है तब वह जो बोली है उसका आदर्श रूप अत्यंत सुविधाजनक माना जाता है, क्योंकि यह केवल घरेलू स्तर पर अपनाई नहीं जाती है बल्कि वह शिक्षा के स्तर पर अपनाई जाती है, सरकारी क्षेत्र में अपनाई जाती है, व्यापार के क्षेत्र में अपनाई जाती है, समाचार पत्रों के साथ अपनाई जाती है, प्रसार माध्यमों के साथ अपनाई जाती है ना। तब वह जो उसका आदर्श रूप प्राप्त होता है तब वह आदर्श रूप सभी लोगों के लिए समसमान पाया जाता है। यदि हम अपनी खड़ी बोली हिंदी का प्रारूप देखें तो खड़ी बोली हिंदी ने आज भी ब्रज, अवधी, भोजपुरी जैसी तमाम ऐसी बोलियों को आज भी इतना प्रभावित कर लिया कि वह अपना अस्तित्व खोते हुए दिखाई देती है। अब यह जो मानक या आदर्श भाषा है, तो नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखते हैं कि जो लिखित और मौखिक रूप, मानक या आदर्श भाषा के दो रूप जो हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि मौखिकता में हम छोटे, सरल और सुबोध वाक्यों का प्रयोग करते हैं, है ना, और लिखित में बड़े और कठिन वाक्यों का भी प्रयोग होता है। तो लिखित रूप में कृत्रिमता की मात्रा अधिक पाई जाती है, क्योंकि जब मनुष्य बोलता है, जैसे देखिएगा कि इससे हमारी दादी नानी कोई कहानियों को सुनाया करती थी, जब लोक कथाओं को सुनाया करती थी, तो उन लोगों के पास कोई पाठशाला ही नहीं थी, कोई किसी महाविद्यालय में नहीं गई थी ना, पर वह सारी चीजों को एक परंपरा के अनुरूप उसे एक्सेप्ट करती थी, आत्मसात करती थी, और फिर वही मौखिक स्तर एक मानक के रूप में सभी लोगों तक, जन सामान्य से लेकर फिर धीरे धीरे एक परिवार से दूसरे परिवार तक, परिवेश तक वह पहुंचता चला गया, और फिर यह जो भाषा है हमारी, यह भाषा परिनिष्ठित रूप में हमारे सामने आ गई। अब हम देखते हैं कि जब यह बोली देखा हमने, अब बोली के परिवर्तन होने के मतलब बोली भाषा कैसे बनती है उसे भी देख लिया, अब उसका मानक और स्टैंडर्ड रूप भी हम लोगों ने देख लिया कि कैसे होता है। अब हम लोग देखते हैं कि एक किसी प्रादेशिक भाषा को यदि हम लोग देखते हैं तो प्रदेश की भाषा है ना, मतलब परिनिष्ठित भाषा से हम लोग जान ही चुके हैं कि परिनिष्ठित भाषाएं ने वह भाषा होती है कि जो एक आदर्श रूप होता है, एक मानक रूप होता है, जिसे आदर्श भाषा कह सकते हैं, मानक भाषा कह सकते हैं, जिसे टकसाली भाषा कह सकते हैं, जिसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज के रूप में भी माना जाता है। अब यह जो भाषा है जिसे हम प्रादेशिक भाषा कहते हैं, तो यह प्रादेशिक भाषा किसी एक विशिष्ट प्रदेश की भाषा होती है ना, मतलब एक यह भाषा का एक ऐसा रूप है, यह एक विशिष्ट प्रदेश तक सीमित होता है। अब भू-आंचलिक क्षेत्र के विशिष्ट प्रदेश में जो भाषा बोलचाल के रूप में प्रयुक्त की जाती है, उसे बोली हम लोग कहते हैं, है ना। अब भाषा या बोली के इसी रूप को, मतलब जो एक विशिष्ट प्रदेश में बोली जाती है, तो उस विशिष्ट प्रदेश की बोली को हम क्या कहेंगे, तो प्रादेशिक भाषा कहेंगे। अब इस प्रादेशिक रूप में जब वो प्रादेशिक स्तर वो भाषा का तैयार हो जाता है, तो वह प्रादेशिक स्तर राजनीतिक व्यवहार या साहित्य का सृजन या विचारों को अभिव्यक्त करने का भी माध्यम माना जाता है। अब ये नहीं है कि हम केवल बोली को आम बोलचाल के रूप में ही आत्मसात करें, तो यह जो हमारी प्रादेशिक भाषा होती है, यह प्रादेशिक भाषा भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो महाराष्ट्र प्रदेश की प्रादेशिक भाषा के रूप में आज हम सब लोग मराठी को जानते हैं, है ना। तो यह मराठी महाराष्ट्र की प्रादेशिक भाषा कहलाएगी। तात्पर्य यह है कि मराठी के अंतर्गत व्यापार, शिक्षा, राजनीतिक हलचल, धार्मिक तथा सामाजिक कार्य सभी के सभी मराठी में ही किए जाएंगे। आज स्वतंत्र भारतवर्ष की रचना भाषावार के रूप में प्राप्त हो जाती है, अर्थात भाषावार प्रांत रचना हमारे दिखाई देती है। जैसे यदि हम पंजाब की बात करें तो पंजाब राज्य की पंजाबी, कश्मीर की कश्मीरी, राजस्थान की मारवाड़ी, गुजरात की गुजराती, महाराष्ट्र की मराठी, केरल की मलयालम और तमिलनाडु की तमिल, आंध्र की तेलुगु, बिहार की बिहारी, ये सारी जो भाषाएं हैं यह मूलतः प्रादेशिक भाषा के रूप में प्राप्त हो जाती हैं। अब यहाँ किसी विशिष्ट भूप्रदेश तक या प्रदेश विशेष तक जिस भाषा का व्यवहार
शिक्षा के क्षेत्र में हो, शासन के संदर्भ में हो, राजनीति के संदर्भ में हो, समाज के संदर्भ में हो, धर्म के संदर्भ में हो, जब किस प्रकार से किया जाता है, मतलब जिस भी भाषा का जो व्यवहार होता है वह शिक्षा, शासन, राजनीति, समाज, धर्म आदि में जब किया जाता है तब वह भाषा प्रादेशिक भाषा के तौर पर पाई जाती है। अब नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखेंगे हाँ, अब नेक्स्ट स्लाइड्स में आपके सामने आ रही है ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसे राजभाषा कहा जाता है। राजभाषा का सीधा सा अर्थ है प्रशासन की भाषा। मतलब कि किसी भी देश या प्रदेश या राजकाज प्रशासन में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है ना, उसे राजभाषा कहा जाता है। यदि हम बात करते हैं 1949 की, तो भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी को स्वतंत्र राज्य प्रशासन में जिस भाषा का प्रयोग किया गया, तो हिंदी को स्वतंत्र भारतवर्ष की राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। इसका अर्थ तो यही हुआ कि केंद्र शासन अपने सभी कार्य संघ की भाषा अर्थात हिंदी में ही करे, परंतु कहीं न कहीं राष्ट्रभाषा, राजभाषा इन दोनों में अंतर आ गया। किंतु जहां राष्ट्रभाषा ही राजभाषा होती है वहां वो अंतर ज्ञात ही नहीं होता, परंतु दोनों का एक ही समझना ब्रह्म मात्र कहलाएगा। वैसे ही देश या राष्ट्र के जो केंद्र होते हैं तथा राष्ट्र के दो हिस्से किए जाएंगे, केंद्र शासन और राज्य शासन। तो केंद्र शासन के अंतर्गत दो सेवाएं आती हैं। तो केंद्र शासन सेवा के अंतर्गत डाक विभाग आएगा, रेल विभाग आएगा, विदेशी व्यापार आएगा। इस प्रकार के विभागों में उसे विभाजित किया जाएगा। और राज्य शासन सेवा के अंतर्गत शिक्षा है, पुलिस है, स्वास्थ्य है आदि विभागों का समावेश किया जाएगा, है ना। तो राज्य शासन के लिए राज्य भाषाओं का, जैसे महाराष्ट्र की मराठी, कर्नाटक की कन्नड़ आदि राजभाषा का प्रयोग किया जाएगा। और आज यदि हम देखें, मतलब आज यदि हम देखें, आमतौर पर यदि हम लोग देखते हैं तो आज हमारे केंद्र शासन की भाषा जो है या मराठी की जगह पर अंग्रेजी ने उस पर अधिकार ले लिया है। जब 1949 में भारत के संविधान में हिंदी को संघ की भाषा के रूप में घोषित किया था, तब संविधान के अंतर्गत ये मान्य किया गया था। देखिएगा वास्तविकता क्या थी, मतलब जब हम 1949 की बात करते हैं तो उस संविधान में हिंदी को स्वतंत्र भारतवर्ष की राजभाषा के रूप में आत्मसात किया था। बट हुआ ऐसे कि 15 वर्षों के लिए, अर्थात संविधान के अंतर्गत ये मान्य किया गया कि 15 वर्षों के लिए अर्थात 26 जनवरी 1965 तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा। अनुच्छेद क्रमांक 351 के द्वारा हिंदी के विकास के लिए सरकार को अधिकार भी दिया गया, परंतु दुर्भाग्य से, कितना बड़ा दुर्भाग्य रहा देखिएगा हमारा, कि दुर्भाग्य से सन 1963 के भाषा विधेयक के द्वारा अंग्रेजी को अनिश्चित काल के लिए हिंदी के साथ साथ सहचरी भाषा के रूप में जारी रखा। और देखिएगा कि आज भी यदि हम कहें कि हिंदी हमारे संघ राज्य की भाषा होते हुए भी अंग्रेजी आज उसके साथ साथ चल रही है, परंतु भाषा तथा राष्ट्रीय स्वाभिमान के कारण आज हिंदी का प्रयोग बढ़ने लगा और उसकी यात्रा राष्ट्रभाषा से विश्व भाषा की ओर आरंभ हो रही है। मतलब हम यूं नहीं कहेंगे कि राजभाषा के तौर पर यदि सहचरी भाषा के रूप में अंग्रेजी को अपनाया तो लोगों ने हिंदी को छोड़ दिया, ऐसा करते नहीं है। हिंदी को अपनाने वालों की संख्या भी बढ़ी रही है। चलिए, तो अब हम दूसरी स्लाइड में देखते हैं कि केंद्र शासन और वो देखा हमने, अब राष्ट्रभाषा की ओर चलते हैं। हाँ, अब राष्ट्रभाषा यानी क्या, तो नेशनल लैंग्वेज। राष्ट्रभाषा अर्थात राष्ट्र की भाषा।
जिस राष्ट्र में सब लोग विशेष भाषा में परस्पर विचार विनिमय करते हैं उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। तो सो आपको एक सवाल भी पूछा जा सकता है एकोत्तरीय प्रश्नमंजुषा में कि राष्ट्रभाषा किसे कहा जाता है। तो राष्ट्रभाषा अर्थात अपने राष्ट्र की भाषा, जिस राष्ट्र में सब लोग जिस विशेष भाषा में परस्पर विचार विनिमय करते हैं उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। अब व्यक्ति के जीवन में मातृभाषा के समान ही राष्ट्रभाषा का भी स्थान होता है। राष्ट्र की एकता को सुरक्षित रखने के लिए राष्ट्रभाषा ही प्रबल साधन माना जाता है, क्योंकि राष्ट्रभाषा से ही राष्ट्रीय तथा भावात्मक एकता का निर्माण पाया जाता है और इसलिए किसी भी देश में उसका राष्ट्रभाषा का सम्मान किया ही जाना चाहिए। जिस तरह राष्ट्र ध्वज का या राष्ट्र गीत का राष्ट्र का गौरव हम बढ़ाते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रभाषा से उस राष्ट्र के निवासियों को एक सूत्र में बांधा जाता है। राष्ट्रभाषा के बिना देश गूंगा माना जाता है। राष्ट्रभाषा राष्ट्रीयत्व का मुख्य अंग होती है। राष्ट्र का निर्माण और विकास के जांच राष्ट्रभाषा ही के द्वारा की जाती है। राष्ट्रभाषा राष्ट्र के अनुभव एवं ज्ञान का भंडार, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपरा तथा आदर्श सुस्पष्ट रूप से राष्ट्रभाषा में ही प्रतिबिंबित होता हुआ दिखाई देता है। देखा जाए तो हमारा जो भारत देश है, यह भारत बहुभाषी देश है। अब भारत बहुभाषी देश से तात्पर्य क्या आप लोग समझते हो कि अनेक अनेक प्रकार के लोग हमारे देश में रहते हैं। तो भारत ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत कर लिया और इसीलिए शिक्षा के संबंधित या राजनीति से संबंधित विदेशी व्यापार के संदर्भ में पत्राचार हो चाहे साहित्य सृजन, इनके संदर्भ में केवल और केवल राष्ट्रभाषा को ही अपनाया जाता है। कोई भी राष्ट्र जब अपने किसी भाषा को राष्ट्रभाषा का सम्मान प्रदान करता है तब निश्चित ही उसमें कुछ गुण विशेष समाहित होते हैं। मतलब तय है कि राष्ट्रभाषा बनने के लिए जब बोली भाषा बनती है तो हमने देखा कि अन्य सहयोगी बहनों से अलग हो जाती है, सभी बहनों से वह अपना एक अलग अस्तित्व स्थापित करती है, सभी को रौंद कर वह आगे चली जाती है। तो निश्चित तौर पर जब भाषा का दायरा बढ़ जाएगा तब राष्ट्रभाषा का नामकरण करने से पहले उसे कई समस्याओं, कई प्रविधियों के साथ, कई परीक्षाओं के साथ गुजरना पड़ेगा और तब जाकर हमारी जो राष्ट्रभाषा है राष्ट्रभाषा बनने के काबिल बन पाएगी। कुछ ऐसे कारण रहे, कुछ ऐसे गुण रहे उसमें कि जो गुण हम लोगों को आगे दिखाई देंगे कि उन्हीं गुणों के कारण वह राष्ट्रभाषा कहलाए और अपनी निजी भाषा के कारण ही राष्ट्र या देश की उन्नति संभव हुई। और इसी संदर्भ में यदि हम कहेंगे कि भारतेंदु जो है तो भारतेंदु ने कहा कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। मतलब क्या है कि सभी भाषाओं की जो जननी है अपनी निज भाषा जो है जिसे हमें स्वयं को अपनाना है, तो स्वयं ही भाषा में ही देश की प्रगति की जाती है। और आज राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत हिंदी में सभी गुण हम लोगों को लगभग दिखाई दिए जा सकते हैं। वैसे हिंदी के राष्ट्रभाषा होने के प्रमुख दो कारण दिखाई देते हैं। कौन से? तो पहली चीज तो यह है कि सर्वाधिक लोक जन समुदाय के द्वारा वो प्रयुक्त की जाती है। हमने आपको बताया कि स्लाइड में दिखाई दिया जा रहा है कि राष्ट्रभाषा होने के प्रमुख दो कारण हैं। एक तो सर्वाधिक लोक समुदाय द्वारा प्रयुक्त होती है और दूसरा वैज्ञानिक तथा सरल देवनागरी लिपि में उसे लिखा जाता है। और दूसरी बात, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पाते हैं कि जो भाषा है तो भाषा संपूर्ण देश में अधिक से अधिक व्यक्तियों के लिए विचार विनिमय या पारस्परिक व्यवहार के लिए माध्यम बनाई जाती है और उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। अब देखिएगा यहाँ इस जगह पर कि जो भाषा संपूर्ण देश में अधिक से अधिक व्यक्तियों के लिए विचार विनिमय या पारस्परिक व्यवहार के लिए माध्यम बनाई जाती है उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं, क्योंकि ऐसी भाषा जनता के स्तर पर एक स्थिर भाषा होती है, संपर्क भाषा होती है। वैसे देश में शासन की दृष्टि से अनेक राज्य विभाग हो सकते हैं, उन विभिन्न विभागों की अलग अलग भाषाएं भी होती हैं।
परंतु जिस किसी एक ही भाषा में सभी राज्य का विभागों के लोग अपने विचारों को व्यक्त करने में सहायता लेते हैं, और ऐसी ही भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। आज जब हम भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी की ओर देखते हैं, तब निश्चित ही हिंदी में हमें जो गुण मिलते हैं वह कौन से हैं? तो पहला गुण है उसमें सर्वग्राह्यता, है ना। फिर बोधगम्यता, भाषिक सरलता, उच्चारणगत सरलता, ये गुण हम लोगों को राष्ट्रभाषा के तौर पर प्राप्त होते हैं। अतः हिंदी जो है हमारी, यह राष्ट्रभाषा के लिए निश्चित ही योग्य मानी जाती है। पर कुछ लोग राष्ट्रभाषा और राजभाषा को वस्तुतः एक ही मान लेते हैं। वस्तुतः दोनों में अंतर है, क्योंकि राजभाषा का उपयोग राजकाज तक ही सीमित होता है, परंतु राष्ट्रभाषा का उपयोग उसके बाहर भी किया जाता है। प्रायः ऐसा होता है कि किसी देश में राष्ट्रभाषा वही होती है जो राजभाषा होती है। उदाहरण के तौर पर यदि हम कहें कि रूस में रूसी ही राजभाषा है, रूसी ही राष्ट्रभाषा भी। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, परंतु अंग्रेजी की दास्यता के कारण हिंदी के साथ राजभाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रचलन आज भी किया जा रहा है। परंतु राष्ट्रीय स्वाभिमान, राष्ट्रीय उन्नति आदि की दृष्टि से राष्ट्रभाषा हिंदी ही सर्वोपरि एवं महत्वपूर्ण मानी जाती है। यहाँ तक हमने राष्ट्रभाषा को देखा, इसके पूर्व हम लोग राजभाषा को भी देख चुके हैं। दोस्तों, आपको एक सवाल किया जा सकता है कि राष्ट्रभाषा और राज्यभाषा, इनके अंतर को आपको स्पष्ट पूछा जाता है कि राष्ट्रभाषा क्या है और राज्यभाषा क्या है। तो राष्ट्रभाषा का उपयोग उसके बाहर भी किया जाता है और राज्यभाषा का उपयोग राजकाज तक ही सीमित किया जाता है। राष्ट्रभाषा अर्थात राष्ट्र की भाषा कहलाता है, और जिस राष्ट्र में सब लोग जिस विशेष भाषा में परस्पर विचार विनिमय करते हैं उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। तो राजभाषा को किसी भी देश या प्रदेश के राजकाज या प्रशासन में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे हम राजभाषा कहते हैं। यदि हम राष्ट्रभाषा की बात करें तो मातृभाषा के समान ही राष्ट्रभाषा का स्थान होता है, और राजभाषा की बात करें तो राजभाषा का सीधा सा अर्थ होता है प्रशासन की भाषा। राष्ट्रभाषा की बात की जाए तो राष्ट्रभाषा राष्ट्र पर निर्भर करती है और राजभाषा केवल उस सीमित प्रदेश के लिए होती है। तो ऐसा होता है कि किसी देश में राजभाषा, राष्ट्रभाषा वही होती है जो राजभाषा होती है। दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाया जा रहा है कि आप बोली और परिनिष्ठित भाषा में जो पारस्परिक संबंध होता है या अंतर जो दिखाई देता है वो भी आपको हम बताएंगे। कि भाषा का क्षेत्र अत्यंत विशाल होता है, व्यापक होता है, और बोली का क्षेत्र अत्यंत सीमित होता है। हमने आपको बता दिया स्टार्टिंग में ही कि किसी एक विशिष्ट भूआंचलिक क्षेत्र में ही बोली अपनाई जाती है, और बोली से उपबोली जब विकसित होती है तो वह भाषा का रूप धारण करती है। तो पहला पॉइंट आता है कि भाषा का जो क्षेत्र होता है वह व्यापक होता है और बोली का क्षेत्र अत्यंत सीमित होता है। एक भाषा के क्षेत्र के अंतर्गत अनेक बोलियां हो सकती है। ध्यान रखिएगा कि एक भाषा के क्षेत्र के अंतर्गत अनेक बोलियां हो सकती है, परंतु एक बोली के क्षेत्र में अनेक बोलियां कदापि नहीं हो सकते। जैसे इस पॉइंट को यदि आपको हल करना है तो मराठी यह भाषा है, ओके। तो मराठी भाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां हमने आपको बताई। जैसे मराठी की बोली है खानदेशी, कोंकणी, फिर अहिराणी, फिर पुणेरी, है ना। तो इस प्रकार से बोलियां है, लेकिन उन बोलियों में मराठी भाषा को हम नहीं प्राप्त कर सकते। भाषा के अंतर्गत अनेकानेक प्रकार की बोलियां मिलेगी, लेकिन बोली के क्षेत्र में आपको भाषा कहीं पर भी दिखाई नहीं देगी। एक भाषा की अनेक बोलियों में परस्पर बोधगम्यता का गुण होता है। अब देखिएगा कि जब भाषा की बात करते हैं तो भाषा के साथ जुड़ी उस बोलियों में भी परस्पर बोधगम्यता का एक गुण होता है। एक भाषा की विभिन्न बोलियां बोलने वाले परस्पर एक दूसरे को समझ लेते हैं, लेकिन अन्य भाषा उसकी बोलियों को समझने के लिए विशेष प्रयत्न या गहरे अध्ययन की आवश्यकता होती है। जैसे यदि हम आपको मराठी बोली का एग्जाम्पल दें तो खानदेशी मराठी वाला जो व्यक्ति है
वह व्यक्ति कोंकणी को भी आत्मसात कर सकता है, कोंकणी मराठी को भी, और पुणेरी बोली मराठी की को भी वह आत्मसात कर सकता है। लेकिन यदि हम बात करें कि भाषा, अन्य भाषा जो है वह दूसरे भाषिक जो लोग होते हैं, जैसे कोई मराठी को छोड़कर दूसरे किसी विषय में उस व्यक्ति का जन्म हुआ हो और वह व्यक्ति दूसरे क्षेत्र का हो, तो वह जो भाषिक क्षेत्र है उस भाषिक क्षेत्र की भाषा को हम लोग नहीं पहचान कर पाते। जैसे कि हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र की खानदेशी को हम जरूर जानेंगे, पुणेरी को जरूर जानेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश की हिंदी को जानने वाला व्यक्ति ही निमाड़ी को जान सकता है, छत्तीसगढ़ी को जान सकता है ना। तो यहाँ एक जगह पर एक भाषा की विभिन्न बोलियां बोलने वाले परस्पर एक दूसरे को समझ लेते हैं, लेकिन अन्य भाषा और उसकी बोलियों को समझने के लिए विशेष प्रयत्न या गहरे अध्ययन की आवश्यकता उन्हें प्राप्त होती है। बोली की अपेक्षा भाषा अधिक मान्यता प्राप्त होती है। हमने देखा कि जो हमारी बोली होती है वह बोली की अपेक्षा भाषा अधिक मान्यता प्राप्त होती है, क्योंकि हमने देखा कि भाषा का जो प्रयोग होता है, भाषा का प्रयोग हमने देखा कि शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, धर्म के संदर्भ में, शासन के संदर्भ में, कोर्ट कचहरी के संदर्भ में होता है, परंतु बोली का जो प्रयोग होता है वो केवल दैनिक व्यवहार की पूर्ति के लिए ही किया जाता है। अब देखिएगा कि जब हम बोली और परिनिष्ठित भाषा के पारस्परिक संबंध एवं अंतर की चर्चा करते हैं, तो एक भाषा की अनेक बोलियों में जो परस्पर बोधगम्यता का गुण होता है, वह बोधगम्यता का गुण इसलिए भी होता है क्योंकि एक भाषा की विभिन्न बोलियां बोलने वाले परस्पर एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, लेकिन अन्य भाषा और उसकी बोलियों को समझने के लिए विशेष प्रयत्न या गहरे अध्ययन की आवश्यकता होती है। मराठी भाषा की वराठी खानदेशी बोलने वाला व्यक्ति अहिराणी को आसानी से समझ सकता है, लेकिन अवधी, ब्रज, भोजपुरी आदि हिंदी की बोलियों को समझने के लिए उसे बहुत ज्यादा प्रयास करने पड़ते हैं। तो बोली की अपेक्षा भाषा अधिक मान्यता प्राप्त होती है। भाषा का प्रयोग हम लोग देख चुके हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, साहित्य सृजन के संदर्भ में, कोर्ट या कचहरी के संदर्भ में भी पाया जाता है, परंतु बोली का जो प्रयोग हम दैनिक व्यवहार की पूर्ति के लिए करते हैं, भाषा और बोली का यह क्योंकि भाषा और बोली का यह भेद गौण रूपों से ही स्वीकार किया जाता है, क्योंकि कई प्रतिभाओं ने बोली में साहित्य सृजन कर जगत को आश्चर्यचकित कर दिया। कभी तो इन कारणों से बोलियों में कृतियां नहीं मिल पाती, परंतु कभी तो इन्हीं कृतियों के कारण भाषा का गौरव भी तो बढ़ जाता है। सूरदास जी ने ब्रज भाषा में लिखा, विद्यापति ने मैथिली भाषा में, तुलसीदास जी एवं जायसी ने अवधी में साहित्य निर्माण किया और हिंदी भाषा के गौरव को निश्चित रूप से बढ़ा दिया। निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि भाषा और बोली में कोई तात्विक अंतर सिद्ध नहीं किया जा सकता, फिर भी उस अंतर को हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ इस जगह पर हमारा ये जो पॉइंट है भाषा के विविध रूपों का, तो हम लोग देख चुके हैं दोस्तों कि भाषा के विविध रूपों में सबसे पहले आती है बोली, फिर हमने देखा कि परिनिष्ठित भाषा क्या होती है, फिर बोली परिवर्तन के कारणों को हम लोग देखे, परिनिष्ठित भाषा को आदर्श भाषा, मानक भाषा, स्टैंडर्ड लैंग्वेज के रूप में किस प्रकार से हम लोग कहते हैं वो भी हमने देखा। फिर देखा हमने कि प्रादेशिक भाषा यानी स्टेट लैंग्वेज किसे कहा जाता है। उसके पश्चात हम लोग राजभाषा को भी प्राप्त कर चुके हैं। उसके पश्चात हमने राष्ट्रभाषा को देखा, बोली और परिनिष्ठित भाषा के पारस्परिक अंतर को एवं संबंध को देखा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा के संबंध को भी देखा।
दोस्तों यहाँ इस जगह पर हमारा ये जो पॉइंट है ये समाप्त हो चुका है, और हम मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट स्लाइड को लेकर, और जो हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसा हमारा जो अगला अध्याय है, अगली इकाई है, और वो है हिंदी की बोलियों का सामान्य परिचय। तो देखते हैं दोस्तों उस लेक्चर में हम लोग की बोलियां क्या होती हैं, और हिंदी की बोलियों का सामान्य परिचय में किस प्रकार से हम भाषा एक विस्तृत बोलियों के रूप में प्राप्त करते हैं, यह हम दूसरी तासिका में देखेंगे।